चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है ये हमारा क्या है। तो ये हमारा है सेट टू। ये हमारा है सेट टू। और इसमें टोटल 60 के आसपास क्वेश्चन है, जो हम इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, जिस कारण हमारा टोटल वीडियो 29 वीडियो ही होगा। 29 वीडियो ही होगा। तो अब हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेट टू है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था? क्या आपको उद्देश्य प्रस्ताव पता है? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये संविधान सभा में वो किए थे, प्रस्ताव को पारित किए थे। देखो, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक हम यहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन। देखो, ये उद्देश्य प्रस्ताव है। तो पहले हम संविधान सभा से क्वेश्चन उठाते हैं। संविधान सभा, इसमें हम बात करते हैं। तो जो हमारा संविधान सभा है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक, अगर हम ये बात करें कि पहली बैठक कब होता है, आप बताते जाइए। पहली बैठक होता है आपका 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होता है। हम आप अगर पूछ दें कि आपका सेकेंड बैठक कब होता है, तो सेकेंड बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। अगर यही बात करें कि आपका थर्ड कब होता है, थर्ड कब होता है, तो थर्ड होता है आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। जो पहला है ना, तो पहला में हमको एक बात याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष पहला में बनाया गया था। यानी अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद सचिदानंद सिन्हा के बाद अस्थायी अध्यक्ष किसके बनाया गया था? तो ये संविधान सभा के दूसरे बैठक में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये पहले राष्ट्रपति भी थे भारत के, आज़ाद भारत के। जो तीसरे जो संविधान सभा है 13 दिसंबर 1946 को, इसमें एक बात को हम याद रखेंगे कि इसमें जो ये कौन सा प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को किसमें रखा गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को इस तीसरे संविधान सभा में रखा गया था। और इसको रखा किसने था? तो इसको रखा था नेहरू ने। नेहरू ने इसको रखा था, नेहरू ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, तो अभी जो हमारा प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना प्रस्तावना है प्रियम्बल। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के जितने भी बातें हैं ना, वो प्रस्तावना में रखा गया है। प्रस्तावना में रखा गया है। ठीक है। प्रस्तावना में अगर हम बात करते हैं कि बंधुता बंधुता भाईचारा को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से प्रस्तावना में बंधुता और भाईचारा को लिया गया है। तो इतना बातें हम याद रखेंगे संविधान सभा से। एक बार रिकॉल वापस कर लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और दूसरे संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को रखा किसने था? तो नेहरू ने रखा था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो कि प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता को के सिद्धांत किस देश के संविधान से वो लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा आपका फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। वही आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पूछा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी अनुच्छेद 40 में यह बात किया गया है कि जो राज्य है ना, वो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है? मतलब आप इसमें से नागरिकता प्राप्त किस शर्त से नहीं कर सकते हैं? तो आप अगर आपका भारत में कोई मतलब वंश है, अगर आपका दादाजी हैं या फिर आप मतलब आपके बच्चे होते हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। देशीकरण भी वही है कि आप इस देश के नागरिक होना चाहिए, या फिर आपका भारत में जन्म होना चाहिए, तीनों है। लेकिन आप किसी की संपत्ति अधिग्रहण, यानी आप किसी की संपत्ति जब्त करके हड़प कर आप इसमें भारत के नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को आपका शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जो ये अटॉर्नी जनरल है ना, वो दोनों में बोल सकता है, राज्यसभा में भी अपना भाषण दे सकता है और ये लोकसभा में भी बोल सकता है। लोकसभा में यानी दोनों सभाओं में कौन बोल सकता है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल बोल सकता है। आर्टिकल 72 में इसकी मतलब व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं कि किस धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में वापस लौटा सकता है। तो 14 दिनों के भीतर उसको वापस लौटाना होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो देखिए, जो भारतीय चुनाव आयोग है ना, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग को स्थापना किया गया था। और जो इसके पहले दो अध्यक्ष थे तो वो हो सकते हैं, यानी जो पहले इसके अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इसके पहले जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब होता है। तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन होता है वो 1951 में होता है। और 1951 में होता है, और यानी अर्थात 1951 में होता है। ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। और 1951 में 9वीं अनुसूची को पहली बार जोड़ा गया था, जिसमें बात क्या है, तो भूमि सुधार को लेकर चर्चा है। भूमि सुधार को लेकर 9वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वो आपका नियुक्त किया जाता है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो वो आपका केंद्रीय सूचना आयोग भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जबकि आपका यूपीएससी है, चुनाव आयोग है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आकाशगंगा यानी मिल्की वे का जो आकार है ना, वो है आपका सर्पिलाकार आकार है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक विषुव यानी इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है। तो देखो ये कैसे होता है, तो ये अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझाए ना, ठीक है, तो देखो ये हमारा एक ऐसे में मान लो, ये हमारा सन मान लो, ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। ये हो जाएगा आपका पृथ्वी। ठीक है, एक पृथ्वी यहाँ हो जाएगा, एक पृथ्वी यहाँ हो जाएगा, एक पृथ्वी यहाँ हो जाएगा। तो ये एकदम बराबर है, यानी ये एकदम ऐसे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मतलब इस पे जो कर्क रेखा पे अगर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो वो सीधा पड़ेगा आपका 21 मार्च को, एक पड़ता है, 21 मार्च को, और एक पड़ता है आपका 23 सितंबर को। तो ये दोनों दिन इस दिन भी विषु होगा, इस दिन भी विषु होगा, और इस दिन भी विषु होगा, यानी अर्थात एक वर्ष में 2 बार होगा। विषु का मतलब ये होता है कि विषु का मतलब ये होता है कि भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर क्या पड़े, तो भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी लाइन पर सनलाइट, सनलाइट क्या पड़े भूमध्य रेखा पर, तो सनलाइट भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़े, उसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इक्विनॉक्स यानी विषु बोलते हैं। तो ये एक वर्ष में 2 बार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है। तो आपका ओजोन रक्षा करता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है समताप मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और कोई क्वेश्चन बात करें कि ओजोन को प्रभावित कौन सा गैस करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। और यह CFC कौन सा गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपका AC में पाया जाएगा, आपका फ्रिज में पाया जाएगा, आपका रेफ्रिजरेटर में पाया जाएगा, ये सारे जगह आपके ये पाए जाएंगे CFC गैस जो प्रभावित करते हैं। यानी CFC गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं कि भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। देखो अगर हम एक मैप का बात करते हैं, यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं। ठीक है, ये मैप मैप हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ के आसपास लगभग भूटान है। ठीक है, यहाँ पे भूटान है, और हिमालय यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है हिमालय। ठीक है, तो ये हिमालय का पूर्वी भाग हो गया ना, तो हिमालय का पूर्वी हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया। तो वही तो बात करता है कि पूर्वी हिमालय में ही तो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है। तो ग्रीनविच पहले देखो, ग्रीनविच कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है लंदन से। लंदन से एक ग्रीनविच करके जगह है, वहां से गुजरती है। तो वहां से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लूनी नदी ये हमको अभी याद नहीं आ रहा, ये आप देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जो इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के
पुत्र के नाम पर रखा गया है, तो हो जाएगा आपका बानासुर सागर बांध। बानासुर सागर बांध के ही रखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य रबर में अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो रबर में सबसे अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो हो जाएगा आपका केरल। 19 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है? तो वो पाई गई है आपका भीमबेटका में। भीमबेटका में ही सर्वप्रथम जो कलाकारी मिली है वो वहाँ पे यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि मतलब शिकार करते हुए दिखाया गया है, इसमें शिकार करते हुए भीमबेटका गुफाएं में दिखाया गया है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें पुरानी कहानियां मिलती है बौद्ध धर्म की, यानी महात्मा बुद्ध की पुरानी कहानियां जातक कथाएं हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए हैं? तो ये हो जाए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने ही पहला, तो ये आप बात कर सकते हैं कि किसका, तो चित्र वाला सिक्का जारी किया है। दूसरा प्लस इसमें ऐड कर सकते हैं आपकी सीसा का भी सिक्का किसने जारी किया है? तो वो भी आपका सातवाहन ने जारी किया है। राजपूत वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो हो जाएंगे आपके धंती दुर्ग। धंती दुर्ग हो जाएंगे आपके, धंती दुर्ग संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, पांड्य वंश कहाँ है? तो पांड्य वंश आपका है मतलब ये नीचे वाले क्षेत्र में पांड्य वंश है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के आप लेखक है पाणिनि, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक है। तो ऑप्शन नंबर 22 का बी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मोहम्मद गौरी का सेना पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो वो हुआ था आपका तराइन का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आप बात करें तो हम तराइन का दोनों युद्ध बता दें क्या? कि देखो, एक तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1191 में, इसको हम लोग बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का इसको क्या बोलते हैं? तो प्रथम युद्ध बोलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध इसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें रहा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज एक तरफ चौहान था, और आप वर्सेस में कर सकते हैं गौरी। गौरी इसमें क्या करता है? तो इसमें ये जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान क्या कर जाते हैं? विन कर जाते हैं, यानी जीत जाते हैं। फिर अगले ही वर्ष होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें क्या होता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ये तराइन के द्वितीय युद्ध में सेम यही लोग भाग लेते हैं। तराइन के इस द्वितीय युद्ध में क्या करते हैं? सेम यही लोग भाग लेते हैं। लेकिन इस समय कौन जीत जाता है? तो इस समय गौरी जीत जाता है। एक और तराइन का युद्ध हुआ था, एक और तराइन का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1215 में। वो हुआ था आपका तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध तो वो हो जाता था 1215 में, तराइन का तृतीय युद्ध। यह हुआ था यालदोज, यालदोज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, यालदोज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता था? तो इसमें आपका जीता था वही इल्तुतमिश ने, इसमें जीत गया था। ये देखो, तराइन का जो प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध है ये हुआ था जब आपका ये आक्रमण किया था, गौरी ने जब भारत पे आक्रमण किया था, ये तब हुआ था। इसके बाद एक जो जयचंद का नाम का राजा था, उसने बोला था कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम पृथ्वीराज चौहान को हरा दो। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था कि जयतन जयतन की जो पुत्री थी, पुत्री से उन्होंने शादी कर लिया था, जिस कारण जयचंद ने इसको हराना चाह रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? 1100, उसके बाद 1194 में एक और युद्ध हुआ, चंदवार का युद्ध। 1114 में एक हुआ था चंदवार का युद्ध। इस चंदवार के युद्ध में क्या होता है? इस चंदवार के युद्ध में जयचंद, इस चंदवार के युद्ध में क्या होता है? जयचंद, जयचंद्र वर्सेस क्या होता है? गौरी। जयचंद वर्सेस गौरी, इसमें भी क्या जीत जाता है? तो गौरी जीत जाता है। गौरी जीतने के बाद जो गौरी जीतता है, इस गौरी जब जीतता है तो गौरी जीतने के बाद अपना संपूर्ण जो साम्राज्य है, यानी जो साम्राज्य है वो किसको देता है? तो एबा को देकर चला जाता है। चूंकि एबक इसका गुलाम भी था, एबक इसका गुलाम भी था, और प्लस में इसका दामाद भी था। एबक गुलाम और दामाद दोनों था, तो एबक को देकर यह अपना चल जाता है वापिस। और एबक ने की क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, जो कब से कब तक चलता है? 1226 तक। यह 1206 से 1226 तक चलता है। और इस दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश से शासन करते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ए और गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंशों ने टोटल शासन करते हैं। तो ये आई होप आप समझ चुके होंगे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। भारतीय इस्लामिक शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसी स्मारकों के दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो ये आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। अगर आप कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो कुतुब मीनार के बारे में, ये जो आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को बनाने का जो, कुतुब मीनार का बनाने का ये जो शुरुआत हुआ था, इसने किया था तो ऐबक ने किया था। ऐबक ने इस कुतुब मीनार का बनाने का शुरुआत किया था। और ऐबक ने अपने गुरु के नाम पे इस जो कुतुब मीनार को बनवाया था। ठीक है। और इसको स्टार्ट तो किसने किया था? स्टार्ट ऐबक ने किया था, लेकिन इसको बनवा कर खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने इसके बनवा कर इसका निर्माण किया था। और ये कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कन्नौज। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। तो देखो, ये यहीं पे हम बात कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है, इसको 1539 में होता है चौसा का युद्ध। ये होता है चौसा का युद्ध। इसको हम लोग बोलते हैं कन्नौज का युद्ध, या फिर हम इसको बोलते हैं बेलग्राम का युद्ध, या फिर हम इसको बोलते हैं बेलग्राम का युद्ध। ये दो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज या बेलग्राम की युद्ध में। 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो वो भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है। 26 नंबर बात करते हैं, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो आप मद्रास एक ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्नाटक में क्या है? पांडिचेरी है? नहीं है। कर्नाटक में हैदराबाद है? नहीं है। क्या कर्नाटक में बम्बई है? नहीं है। तो ऑप्शन मद्रास ही होगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड सिपाही विद्रोह होता है 1867 में। 1867 में। तो अगर आप बात करते हैं सिपाही विद्रोह पे, आप बात करते हैं सिपाही विद्रोह पे 1857 का जो है सिपाही विद्रोह, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति बोल सकते हैं। तो हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मतलब खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि जो 1857 की क्रांति है ना, तो 1857 की क्रांति में जो क्या बोलते हैं, मतलब मेन जो कोई एक एक लीडर था, यानी जो किनके नाम पे? तो ये मंगल पांडे को क्या किया गया था? मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। तो मतलब ये जो आपका एक कारतूस वाला था ना, चर्बी वाला कारतूस चर्बी वाला कारतूस, ये आपका मूल मुद्दा था। चर्बी वाला जो कारतूस था, ये मेन मुद्दा था इस, क्या बोलते हैं, इस 1857 की क्रांति का। तो इस चर्बी वाले कारतूस को मंगल पांडे ने मना कर दिया। तो हम क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 मार्च को। अरे यार, 8 मार्च होगा कि 8 अप्रैल होगा, ये हम बुलाते हैं। 8 अप्रैल को, शायद 8 अप्रैल को इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, 8 अप्रैल को इनको फांसी दिया गया था। फांसी के बाद यह क्या किया गया था? 10 मई से इस आंदोलन को, मतलब मेरठ से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो मेरठ से इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था। और यह शुरू होते होते कहाँ तक पहुंचा? तो दिल्ली होने तक पहुंचा। अब हम क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो इस 1857 की क्रांति में अवध से कौन सा नेतृत्व किए? दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि कानपुर से कौन सा नेतृत्व किया? कानपुर से कौन नेतृत्व किए? और तीसरा हम पूछते हैं कि आरा से, यानी आपका जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किए? तो अवध से नेतृत्व किए बेगम हजरत महल। कानपुर से नेतृत्व किया आपके नाना साहब। कानपुर से नेतृत्व कौन किए? तो आपके नाना साहब हो जाएंगे। वही आप बात करते हैं आरा से, तो आरा से कौन थे? तो जगदीशपुर। आरा के जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किए? तो वो हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह, यानी वीर कुंवर सिंह। वही आपकी बात करें, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब होता है? आप बता दीजिए। वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है 1777 ईस्वी, वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है। और कोई क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं 1857 क्रांति से। तो हाँ, एक बात और कि 1857 क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था आपका बहादुर बहादुर शाह जफर था, यानी बहादुर शाह द्वितीय था। इसको क्वेश्चन एक और बनता है कि इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, यानी इसको कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? निर्वासित कहाँ कर दिया गया था? तो इसको निर्वासित कर दिया गया था आपका रंगून में, इसको निर्वासित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन इतना बनता है। अगर यही पूछा जाए कि 1857 की क्रांति बिहार में कब फैली थी, तो बिहार में 12 जून से, यह 1857 की क्रांति बिहार में 12 जून फैली थी। पटना में कब हुई थी? तो पटना में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था 3 जुलाई से। किसने किया था 3 जुलाई से? तो वो किए थे आपके पीर अली ने। पीर अली ने, एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली ने, पटना से ये स्टार्ट किया था।
ठीक है। और यही मतलब इतना ही क्वेश्चन ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? दिल्ली की आधारशिला इसमें से आपका जॉर्ज पंतम ने रखी थी। एक और चीज बात कर सकते हैं, जब दिल्ली दरबार लगा ही है तो दिल्ली दरबार से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दिल्ली दरबार से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो दिल्ली दरबार है वो कब लगता है? तो दिल्ली दरबार लगता है आपका हम 12 दिसंबर 1911 को। ये बताइए कि जो दिल्ली दरबार लगता है वो दिल्ली दरबार में मुख्य रूप से जो क्या बोलते हैं, तीन उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे, यानी तीन जो उद्देश्य था, यानी तीन कार्य किया गया था। पहला कार्य हमको ये बताइए, पहला कार्य कौन सा था, दूसरा कार्य कौन सा था और तीसरा कार्य कौन सा था? तो पहला कार्य था कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया जाए। कोलकाता से कहाँ किया जाए? तो कोलकाता से दिल्ली किया जाए, पहला। उसके बाद दूसरा था कि बिहार को राज्य बनाया जाए। बिहार को राज्य बनाया जाए। बिहार को राज्य बनाया जाए, राज्य बनाना। और तीसरा क्या था? तो तीसरा था आपका बंगाल विभाजन को रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को किसने स्टार्ट किया था? तो कर्जन ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किए थे? तो 1905 में स्टार्ट किए थे। तो ये क्वेश्चन मुख्य रूप से इनसे बनते हैं दिल्ली दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 30 नंबर की सहायक गठबंधन यानी सहायक संधि किसने किया था 1798 में? तो वो सहायक संधि करता है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। हमेशा याद रखना है, ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायक संधि कौन करता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली करता है। 31 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो उत्पादन और जो नगद है तो वो एक कार्यशील पूंजी है ना, कि हम आपको नगद दे रहे हैं, आप हमको नगद दे रहे हैं, यानी यह चलते रह रहा है, तो कार्यशील पूंजी है। 32 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति सुधार करना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब होती है? तो 1951 में होती है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए होती है। यह पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किसने किया था? तो नेहरू ने स्टार्ट किया था। कहाँ से लाया था? तो रूस से लाए थे। ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की मौद्रिक नीति को तैयार कौन करता है? तो मौद्रिक नीति को तैयार करता है आरबीआई तैयार करता है। हम आरबीआई से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो स्थापना आरबीआई का कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना होता है 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब होता है? तो 1935 में। ठीक है, आरबीआई का जो पहले जो आप आरबीआई का पहले मुख्यालय था वो आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? देन वर्तमान मुख्यालय कहाँ है वो आरबीआई का? वर्तमान मुख्यालय कहाँ आरबीआई का? तो आरबीआई का पहले मुख्यालय कोलकाता था। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता था। वर्तमान मुख्यालय पूछ दिया जाए तो वर्तमान मुख्यालय आपका मुंबई में है। मुंबई या फिर बम्बई कह सकते हैं। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है इसका? तो बम्बई में है। आरबीआई को किस समिति के द्वारा आरबीआई को बनाया गया था? तो बताइए। तो वो हो जाएगा आपका यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के द्वारा आरबीआई की स्थापना किया गया था। आरबीआई की स्थापना किया गया। तो आरबीआई से इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 बात करते हैं कि भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो आपका सीमा कर नहीं, निगम नहीं, ये हो जाएगा आपका उत्पादन, शराब का उत्पादन आपके टैक्स लगता है। ये बात करते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वो होता है आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल ब्रांड। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो ये जो ग्रीन्स है ना, तो ये ग्रीन्स का उद्देश्य क्या होता है? ग्रीन्स मतलब टमाटर, प्याज, आलू, टॉप फसलों की आपूर्ति स्थिति में लाना, यानी ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि स्वच्छ भारत विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसको मतलब किस चीज को कम करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। और इसी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से क्या होता है? तो हमारा ओजोन परत प्रभावित होता है। ओजोन परत क्या होता है? तो हमारा प्रभावित होता है। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? तो O3। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किसे संबंधित है? तो सांडों की लड़ाई से, सॉरी सॉरी सॉरी, जो कर्नाटक कंबाला त्योहार है वो किसे संबंधित है? तो भैंसों की दौड़ से। सांडों की लड़ाई से नहीं, भैंसों की दौड़ से संबंधित है। 29 नंबर बात करते हैं कि जो गिद्दा है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा है आपका पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा। 40 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि पंडित जसराज किस क्षेत्र का
प्रख्यात है। तो ये जो प्रख्यात है ना, वो है आपका शास्त्रीय संगीतकार का ये जो प्रख्यात है, पंडित जसराज जी। 41 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका शरद पवार का आत्मकथा है, शरद पवार का। ये आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति ये रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। बात कर सकते हैं आपके 42 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, कैलाश सत्यार्थ के संस्थापक कौन थे? तो यानी कैलाश सत्यार्थ किसके संस्थापक थे? तो वो है बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थ ने शुरू किया था। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को से कुछ प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस हो गया, हम बात करते हैं कि भारत में टोटल कितने यूनेस्को शामिल है। तो अभी अगर करंट हिसाब से देखा जाए तो 45 यूनेस्को स्थल भारत में शामिल है। ठीक है, 45वां कौन सा है? तो 45वां आपका है सारनाथ। सारनाथ है 45वां यूनेस्को स्थल, सारनाथ को ही वो किया गया था। और कब किया गया था? तो 2026 में, 2026 में सारनाथ को ऐड किया गया था यूनेस्को में। 45 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का विक्रम साराभाई को कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अब्दुल कलाम आजाद से हमको बात याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं अब्दुल कलाम आजाद को? तो इनको एक उपाधि अब्दुल कलाम आजाद को उपाधि देते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम आजाद को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं यही इसी से, मतलब इन दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का पहला व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में गया था। तो वो कौन सा हो जाएंगे आपके? तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान के जीरादेई में। तो इनसे ये बात याद ये रखने लायक है। 46 नंबर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपकी त्रिशूल। त्रिशूल हवा जमीन से हवा में मिसाइल को मार के गिरा देती है। 47 नंबर बात करते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेटवेयर होता है वो होता है आपका एक सर्किटरी है एक, ये जो कंप्यूटर का अ, या फिर मानव मस्तिष्क भी इसको कभी कभी बोल सकते हैं, ये है आपका। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि एक एक जो पेटाबाइट होता है यानी 10 के पावर 24, ये मतलब एक जो पेटाबाइट है वो कितने के बराबर होता है? एक जो पेटाबाइट है वो कितने के बराबर होता है? तो वो हो जाता है आपका 1 टेराबाइट का। देखो इसको अगर हम यहाँ इसको हम बात करते हैं, देखो एक जो आपका पेटाबाइट है यानी एक आपका पेटा बाइट वो कितने के बराबर होगा? तो 10 24 टेराबाइट के बराबर होगा, अर्थात टीबी के बराबर होगा। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट 1024 यानी 1024 जीबी, जीबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 जीबी कितने के बराबर होगा? 1 जीबी के कितने के बराबर होगा? तो 1024 MB के बराबर हो जाएगा, यानी 1024 MB के बराबर हो जाएगा। और आपको पता ही है कि 1 MB में कितना होता है? तो वही 1024 KB हो जाता है, 1024 KB हो जाता है। तो यहाँ तक तो हम जानते हैं, यहाँ का याद रख लेना है। तो यही तो ऑप्शन है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि प्रोसीडर्स डेटा को डैश के रूप में जानकारी डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको आपको जाना जाता है प्रोसीडर डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हमने बता दिया। 50 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि यूडीपी क्या है? तो यूडीपी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, यह एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है यूडीपी। 51 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो जो दाब को हम किसमें मापते हैं? तो दाब को हम लोग पास्कल में मापते हैं। तापमान को किसमें मापते हैं? तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। ठीक है, डिग्री में भी माप देते हैं, सेल्सियस में भी माप देते हैं। एम्पियर को किसे मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम किसे मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में। कैंडला किसको मापते हैं? तो ज्योति तीव्रता को हम किसे मापते हैं? ज्योति तीव्रता को हम किसे मापते हैं? तो ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडला में मानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 51 का 52 होता है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। बहुत अगर उच्च तापमान होगा तो उसको जो हम क्या बोलते हैं, उसको जो मापा जाएगा वो पायरोमीटर से मापा जाएगा। अब देखो फैदोमीटर क्या है? तो फैदोमीटर अगर हम समुद्र की बात करें, ठीक है, तालाब की बात करें, उसकी क्या मापेगा? तो समुद्र और तालाब की गहराई को मापेगा। गहराई को कौन सा मापेगा? तो हो जाएगा आपका फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर
गहराई को मापेगा। ये मापेगा आपका पानी के नमक में, मतलब जो पानी में नमक होता है तो सैलिनोमीटर, जो पानी में नमक की मात्रा को मापता है सैलिनोमीटर। ठीक है। मोनोमीटर क्या करता है, तो मोनोमीटर गैसों के दाब को मापता है। गैसों की दाब को मापता है कौन सा, तो मोनोमीटर। गैसों की दाब को मापता है मोनोमीटर। बहुत सारा है, जैसे एनीमोमीटर है तो वायु गति को मापेगा, जैसे फोटोमीटर है तो प्रकाश की तीव्रता को मापेगा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम उस पर नहीं जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि उसे बोलते हैं जिसके पास केवल परिमाण होता है, जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो यंग का जो मापन है ना, उसमें क्या है, तो वो एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं है। ये देखो, इसमें है, इसमें भी है और भार में भी होता है, लेकिन उसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 54 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन 54 की बात करते हैं। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है। तो अगर ये यहाँ पे अगर हम एक तोप बना देते हैं, तोप बना देते हैं, तो इस तोप में अगर हम गोला छोड़ेंगे तो गोला ऐसे जाकर यहाँ पे गिरेगा। तो ये जो गति है ना, ये प्रक्षेप्य गति है। मतलब अगर ऐसे गिरे तो ये प्रक्षेप्य गति। सरल रेखा यानी सरल रेखा, ऐसे सरल रेखा हो जाएगा। क्षैतिज रेखा ऐसे हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऐसे हो जाएगा। तो ये होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 55 क्वेश्चन का बात करते हैं कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल आपका इंफ्रारेड के सिद्धांत पे कार्य करेगा। 56 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। तो देखो, परमाणु द्रव्यमान की सबसे ज्यादा किसका होगा। देखो, तो कैल्शियम किसका होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जो कैल्शियम होता है उसका कैल्शियम को Cl बोलते हैं। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या 20, तो परमाणु द्रव्यमान 40 हो जाएगा लगभग। ठीक है। क्लोरीन Cl, तो Cl क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है, वो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, क्लोरीन का Cl होगा। क्लोरीन का Cl नहीं होगा, क्लोरीन का Cl नहीं होगा, क्लोरीन का, एक सेकेंड, कैल्शियम का फिर कितना होगा। कैल्शियम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैल्शियम को Ca से इंडिकेट करते हैं ना, कैल्शियम को Ca से इंडिकेट करते हैं, क्लोरीन को Cl करते हैं ना। तो ये ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर। मैग्नीशियम को तो हम Mg से करते हैं, सल्फर को हम लोग S से करते हैं, क्लोरीन को हम लोग C से करते हैं, और कैल्शियम को हम लोग Ca से करते हैं, आई थिंक ऐसे कुछ है। तो ये हो जाएगा 20 तो 40, और क्लोरीन तो ये 17 होता है ना, क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का नहीं, क्लोरीन का 17 नहीं होता है, ये 17 दूना 34 एक 35, तो कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, क्लोरीन का 17 होता है, तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 एक 35। ठीक है। और ये सल्फर आई थिंक कितना होता है, सल्फर, सल्फर होता है आपका, सल्फर कितना होता है, सल्फर आपका होता है 16 होता है क्या, सल्फर 16 होता है, तो सल्फर का 16 का 32 हो जाएगा। मैग्नीशियम कितना होता है, तो मैग्नीशियम शायद होता है आपका Mg, Mg होता है आपका 12, 12 दूना 24, तो ये 24 हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, तो 20 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सब 57 क्वेश्चन में बात करते हैं कि उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो हमारा पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl अम्ल होता है। यही HCl अम्ल जब ज्यादा होता है तो ढेकार आता है, उल्टी भी आ जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की का सूत्र H2SO4 का हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 हो जाएगा आपका। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ होता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का लगाया जाता है, बैटरी में। और पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। तो वो कौन सा है जो आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएंगे आपके। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो आपको ही पता है कि हीरा है जो सबसे कठोर है, हीरा। चांदी का लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोहा को हम लोग Fe करते हैं। चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चांदी को Ag बोलते हैं। और सोना को हम लोग, सोना का क्या होता है परमाणु, वो तो Au होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो हमने पिछले भी सेट में बताया था, तो कि वो होता है राइबोसोम। और राइबोसोम में जो रफ राइबोसोम होता है, उस पे ही क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। रफ राइबोसोम ही प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है आपका, तो राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया से बात करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रकार जो ऊर्जा ऊर्जा गृह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। यही जो 38 एटीपी 38 एटीपी
ऐसे कुछ बनाती है, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करती है माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी का क्या होता है, तो गोल्जी का एक ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्य करता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, ग्रेगर मेंडल के अनुसार आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर के द्वारा किया गया था, तो मटर पे। उन्होंने मटर के बीज, मौके हम लिख रहे हैं, मटर के बीज पे उन्होंने क्या किया था कि अपना अनुवंशिकता का प्रयोग किया था। 62 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी है, तो वो हो जाएगी आपकी सहारन सिल्वर चींटी। ये बहुत तेज दौड़ती है। 63 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी की मात्रा को बढ़ने में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हो जाती है आपकी पॉलीसाइथेमिया। रक्त में जब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएंगी तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। एनीमिया कब होता है, तो रतौंधी में, यानी जो आंख से जब कम दिखाई देता है तो एनीमिया होता है। हीमोफीलिया क्या कहलाता है, तो हीमोफीलिया, देखो हीमोफीलिया क्या है, तो यह हीमोफीलिया है ना, इससे थोड़ा सा बात याद रखना है कि जो रक्त का जो थक्का बनना होता है, जो रक्त का थक्का बनना होता है, पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे थे उसके बाद बताएंगे। रक्त का थक्का विटामिन कौन जमाता है, तो विटामिन के जमाता है रक्त का थक्का। तो ये जो हीमोफीलिया है ना, तो हीमोफीलिया में क्या करता है, तो रक्त का थक्का जमना ही बंद कर देता है। और यह जो एक, इसको रोयल बीमारी कहते हैं, इसको रोयल बीमारी कहते हैं, रोयल डिजीज कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये है ना, तो ब्रिटेन की महारानी को हुआ है, मतलब रक्त की थक्का जमना बंद हो जाएगा। अर्थात अगर आपका कहीं कट लगेगा, तो कट लगेगा तो खून बंद ही नहीं होगा, खून बहता चला जाएगा। तो यह हीमोफीलिया इसी को बोलते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं, तो ल्यूकेमिया आपको बोलते हैं ब्लड कैंसर को, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगलेट, बुडलाइट, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पदार्थों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा कि जो मृत पेड़ पौधे पशुओं को ये सब खाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अपर्दाहारी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम बात कर देंगे यहीं पे कि राष्ट्रपर वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था आपका, कब लॉन्च किया गया था, तो 31 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। और ये यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर नहीं है, देखो यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर नहीं है, यानी ये लास्ट हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 है। ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था आपका रसिया में, यानी रूस में। तो ये जो सेट हमारा 2 है, सेट 2 है, यहीं पे हमारा इंड होता है, यहीं पे इंड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट 3 पे इसमें टोटल इतना ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या हो चुका है, तो वो हो जाएगा आपका डिलीटेड हो चुका है, डिलीटेड हो चुका है। तो ठीक है।